बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं आपका मेज़बान मीर हिलाल हांजुरी और स्पेशल रिपोर्ट में आज हम बात करेंगे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की, जहां पर पिछले कुछ हफ्तों से हम देख रहे हैं कि शदीद तनाव भारतीय फ़ौज और चाइना फ़ौज के दरमियान बना हुआ है। और इस सब के बीच कल शाम से ये खबरें गश्त कर रही हैं कि भारतीय फ़ौज के 20 जवान जो है वो यहाँ पर जाम बहक हुए हैं, जबकि खबरें ये भी आ रही हैं कि चाइना साइड से भी कैजुअल्टीज़ हुई हैं। ताहम ऑफिशियली अभी इसकी तस्दीक जो है वो मिलिट्री ज़राए से नहीं हुई है या मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट से या मुल्की सतह पर गवर्नमेंट की जानब से नहीं हुआ है, लेकिन खबरें सोशल मीडिया पर बहुत गश्त कर रही हैं। इस सब के बीच तनाव तो वहाँ पर बहुत है, क्योंकि गलवान वैली जो कि लद्दाख का हिस्सा है और चाइना उस पर अब अपना कब्जा बनाने की कोशिश में है। और ये भी खबरें गश्त कर रही हैं कि 60 किलोमीटर तक वो यहाँ पहुँचे हैं, लेकिन अभी भी हम ये कह सकते हैं कि सरकारी तौर इन खबरों की तस्दीक नहीं हुई है। लेकिन इतना ज़रूर है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी या मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स भी ये मानती है कि एक इशू है और इशू को डिस्कस करने के लिए बायलैटरली, चाहे वो फौजी सतह पर हो या कि डिप्लोमेटिक सतह पर हो, अभी चैनल्स ओपन है और बातचीत का सिलसिला भी जारी है। लेकिन जानकारों का मानना है कि जितने भी बातचीत अभी तक हुई है, जितने भी मराहिल गुजरे हैं, अभी तक कोई भी बातचीत सूदमंद साबित या रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं बनी हुई है, क्योंकि कल वहाँ पर स्कफल हुआ है दोनों अफवाज के दरमियान और इसमें इतनी तादाद में कैजुअल्टीज़ होना इस बात का इशारा करता है कि बॉर्डर कितना गर्म है और इस दौरान तनाव कितना है, क्योंकि जब कैजुअल्टीज़ होती है तो उससे फिर गुस्सा भी आ जाता है। पूरे मुल्क की सतह पर हम देख रहे हैं कि अभी जो भारतीय जवान हैं उनके जाम बैक होने पर किस अंदाज से रद्द-ए-अमल का ज़ाहिर किया जाता है। यहाँ तक कि मुल्क की सरकार पर अब दबाव भी बढ़ने लगा है, लद्दाख से लेकर कन्याकुमारी तक, कि चाइना को इसका बदला लिया जाए। यानी अगर चाइना की बात करेंगे तो वहाँ पर अभी कैजुअल्टीज़ के हवाले से ना ही उनकी सरकार ने कोई तस्दीक की है, ना ही भारतीय सरकार की जानब से कोई तस्दीक हुई है, लेकिन इस सवाल से रिवेंज यानी बदले का माहौल जो है पूरे मुल्क के अंदर बना हुआ है। लोग ये भी सवाल पूछ रहे हैं कि अगर पाकिस्तान ने यही कोशिश की होती तो उनसे बदला लिया गया होता, लेकिन यहाँ पर सॉफ्ट कॉर्नर क्यों? तो यहाँ पर अब मुल्क की सतह पर जो है दबाव जो है मुल्क की सतह पर गवर्नमेंट पर बढ़ने लगा है और लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि उनसे बदला लिया जाए। यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर के अंदर अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर भी लोग बोल रहे हैं कि बदला लिया जाए। और उसके साथ साथ सोशल मीडिया पर अभी ये खबरें गश्त कर रही हैं और लद्दाख के लोग भी यही कहते हैं कि चाइना ने हमेशा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर वायलेशन की है और बार बार ये वायलेशन लद्दाख के अवाम भी बर्दाश्त करने वाली नहीं है। इस वजह से उनके खिलाफ भी आज कार्रवाई करना बहुत ज़रूरी है और लद्दाख के लोग भी इस चीज़ के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। लद्दाख से हमारे नुमाइंदे ने मुख्तलिफ लोगों के साथ बात की, वो बातचीत हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको ज़रूर बताना चाहेंगे कि जो कैजुअल्टीज़ कल हुई है, जो 20 के करीब जो फौजी हैं भारत के वो जहाँ बहक हुए हैं, उस पर वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज जो है अफसोस का इजहार किया और जो मरहूम है उनके लवाहिकीन के साथ ताज़ियत की है और ये भी कहा है कि इनकी कुर्बानियों को कौम कभी नहीं भूल सकता है, बल्कि कौम इन कुर्बानियों को हमेशा याद रहेगा। लेकिन हमारे नुमाइंदे ने लद्दाख के अंदर जब कुछ लोगों के साथ बात की, वो क्या कहना चाहते हैं और उनका क्या कहना है, आइए आपकी नज़र करते हैं। हम लोग सीमा पर रहने वाले लोग हैं, हमेशा जंग के समय में सिपाहियों के साथ, सेना के साथ उठ खड़ा होते हैं। हमने ये सारे चीज़ें पहले भी देखा है, तो इस बार भी हम पूरे देशवासियों से, पूरे नेतागण से अपना छोटा मोटा राजनीति छोड़कर देश की एकता के लिए एकजुट होकर एक ही आवाज़ में इस चाइना के दुष्कर्म को पूरा देश और पूरा संसार के सामने हमें लाना होगा। मैं यही विनती करता हूँ, अब समय आ गया है, हमें जो हमारा पास्चर लैंड, ज़मीन, एग्रीकल्चर लैंड चाइना ने आज तक खाया है, उसको रिक्लेम करने का समय आ गया है। खुल के हमें बताना होगा चाइना ने 62 के पास बात LAC का क्या हशर कर रखा है। 62 वाला लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल नहीं रहा है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल चाइना के फेवर में हमेशा जाता रहा है, अंदर आ चुके हैं, अभी उन्होंने सारे वाइटल पोजीशन ले रखा है। तो ये हालात है, चाइना के ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता है। मैं पूरा देशवासियों से और नेतागण, सारे राजनीतिक नेताओं से अपील करता हूँ, छोटे मोटे राजनीति को छोड़कर एकजुट होकर इस चाइना के दुष्कर्म को हमने कैसे पॉलिटिकल लेवल पर
डिप्लोमेटिक लेवल पर, मिलिट्री लेवल पर बातें करके इसका समाधान निकालना है। और बुरी से बुरी हालात के लिए हम लोग तैयार हैं, सीमा पर हम सभी तैयार हैं। मैं अपील करते हूं सारे देशवासियों को, हमारे बहादुर नौजवानों के साथ खड़ा होइए, हम लोग तैयार हैं इसका मुकाबला करने के लिए। तो नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंदर बहुत कुछ हुआ है और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कल ही एक्शन लिया और 4 अपने कॉरपोरेटर्स के खिलाफ एक्शन लेते हुए उन्होंने उन्हें पार्टी से बेदखल किया है। लेकिन जहां तक ज़राए का ताल्लुक है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के शहर श्रीनगर के अंदर कुल 11 कॉरपोरेटर्स हैं और इन 11 में से 3 कल एब्सेंट थे, लेकिन 8 ने यहां पर पार्टिसिपेशन की हैं और 8 के 8 ने कल हाथ भी खड़े किए जब नो कॉन्फिडेंस मोशन वहां पर मेयर के खिलाफ लाई गई है। जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के 8 कॉरपोरेटर्स ने हाथ खड़े किए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सिर्फ 4 ही को एक्सपेल क्यों किया? ये सवालात जो अब जन्म लेने लगे हैं। इन सवालात का जवाब क्या है, ये जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ है नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर, साबिका वजीर और मौजूदा मेंबर पार्लियामेंट मोहम्मद अकबर लोन साहब। लोन साहब, आपका खैर मकदम है और जानना चाहेंगे कल आपने एक्शन लिया और यहाँ पर 4 कॉरपोरेटर्स के खिलाफ आपने एक्शन लिया, मजीद जो 4 वहाँ पर मौजूद थे उन पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये पार्टी का डिसिप्लिन होता है। जब हमने उनके खिलाफ एक्शन ले ली, इस चीज़ के लिए हमने एक्शन ले ली कि उन्होंने क्यों कर यहाँ ये जो अपना हिस्सा ले लिया, क्यों कर क्यों कर उन्होंने इस चीज़ को नज़रअंदाज कर दिया। जो पार्टी का हुक्म था, उन्होंने शायद पार्टी के हुक्म से ज़रा भी नहीं, वो तो लोन साहब वो तो ठीक है, लेकिन सिर्फ 4 के खिलाफ आपने किया, मजीद 4 जो वहां पर थे जिनका ताल्लुक खानियार से हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है, उन पर ये एमनेस्टी कैसे मिली है? देखिए, मैं आपको बताऊंगा, शायद आप इस चीज़ से वाकिफ नहीं हैं कि वो जो 4 और लोग हैं वो पहले से ही मुकर गए हैं, वो पहले से ही पार्टी के मौक़िफ़ के खिलाफ उन्होंने काम किया है। लिहाजा हमारे पास में जो 4 थे जिनको कहा गया था कि आप इसमें हिस्सा न लें और उन्होंने हिस्सा ले लिया, तो इससे मतलब है कि वही 4 इस जो इनको आना था। लोन साहब, जो अभी डिप्टी मेयर है श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंदर परवेज़ कादरी साहब, क्या उनका ताल्लुक आज नेशनल कॉन्फ्रेंस से नहीं है? देखिए, मैं आपको बताऊंगा, डिप्टी मेयर का ताल्लुक नेशनल कॉन्फ्रेंस से नहीं है या है, ये तो उसी से अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि जब उसने आज खुद पार्टी के हुक्म की तामील नहीं की, पार्टी के हुक्म की, तो लिहाजा जाहिर सी बात है कि वो इसके खिलाफ था, लिहाजा वो उन्होंने इसके खिलाफ ये अपना रद्द अमल जाहिर। मतलब आप कहते हैं कि उन्होंने पार्टी का मंशूर नहीं माना और जब मंशूर नहीं माना तो पार्टी से अलग हो गए, तो उन 4 के खिलाफ ऑफिशियल स्टेटमेंट निकालने की क्या ज़रूरत थी? उन्होंने भी वैसी ही वायलेशन की थी जैसी डिप्टी मेयर साहब ने की थी। जी वही ना, जब उसने वो पार्टी का हुक्म नहीं माना, पार्टी के वो अधिकार पर नहीं चला, तो जाहिर सी बात है कि वो उसके खिलाफ एक्शन जो लेना था वो तो पहले ही ले। नहीं, वो तो 4 लोगों के खिलाफ आपने ली ना, मजीद 4 जो हैं जिनमें से डिप्टी मेयर साहब भी शामिल हैं, उनके खिलाफ कोई बयान नहीं आया, कोई कार्रवाई नहीं आई और उन पर कोई तहकीक नहीं हो रही है। होगा वो उनके खिलाफ क्या बयान आएगा? वो तो पहले से ही हमसे अलग हैं जी, वो उन्होंने तो पहले ही हमको हमसे अलहदगी। वही मैं बोल रहा हूँ लोन साहब, वो कब अलहदा हुए हैं? पिछले साल मई के महीने में उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस दोबारा ज्वाइन किया था। देखिए, मैं आपको बताऊं, उन्होंने दोबारा नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन किया, वो बात सही है। उसके बाद अगर उन्होंने वही रिपीट किया जो उन्होंने पहले किया था तो लिहाजा नहीं, मैं कह रहा हूं कि अगर आप कहते हैं कि वो पार्टी से निकल गए हैं तो कौन से डेट को, कब, कौन से महीने में निकले हैं? ये इसकी मुझे जानकारी नहीं है कि वो कब निकले हुए हैं, कब निकाले गए हैं, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। मैं इतना बताऊंगा कि वो पार्टी से अलहदा हो गए हैं और पार्टी से उनका अब कोई ताल्लुक नहीं रहा। लोग कहते हैं कि उनका ताल्लुक खानियार हल्का इंतखाब से था और इस वजह से उन्हें ये एमनेस्टी दी गई है कि चलो आप बिल्कुल फिलहाल रहिए, आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी।
देखिए, आप जो ये कह रहे हैं, आप बहुत ही इसको पिन पॉइंट करते हैं। आप ये कहिए कि जब उन्होंने ये कहा है कि जब उन्होंने पार्टी के जो पार्टी का मानना था, पार्टी से अलहदा इख्तियार किया अपना मौक़िफ़, तो जाहिर सी बात है कि चले लोन साहब आप कहते हैं कि वो जो मजीद 4 हैं उनका ताल्लुक नेशनल कॉन्फ्रेंस से नहीं है, या आप हमारे साथ अभी बात कर रहे हैं क्योंकि आप मानते हैं कि जिन 4 के खिलाफ कार्रवाई हुई है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के थे, और जो मौजूदा 4 जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ खानियार से उनका ताल्लुक है, आप कहते हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का हिस्सा नहीं है। लेकिन जानना चाहूँगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तब कहा था वो इस तरह के इलेक्शंस का, चाहे पंचायत इलेक्शन हो या लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन हो, म्यूनसिपल इलेक्शन हो, आपने बाइकआउट किया था। लेकिन जिन लोगों ने लड़ा था उनको किस बुनियाद पर फिर आपने ऑप्ट किया और पार्टी में जगह दी? मैं आपको बताऊंगा, जनरली हमारा ये मौक़िफ़ था उस वक्त, हमने ये किया था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ना पंचायत इलेक्शन में ना बल्दियाती इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, वो इन्होंने, हमने तो क्लियर स्टैंड लिया था। अब चूँकि कुछ लोग जो हमारे सफ़ों में मौजूद थे और उन्होंने अपने से इलेक्शन में हिस्सा ले लिया और फिर अपनी गलती का एतराफ़ करने के बाद वो फिर से पार्टी में आ गए। जब वो पार्टी में आ गए तो जाहिर सी बात है कि वो उन पर हमारे वो पार्टी का जो, फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उनका मौक़िफ़ सुन लिया और उनके मौक़िफ़ को तस्लीम किया है, यही कह सकते हैं? वो देखिए, इतना ही है कि जब उन्होंने मान लिया था कि हम वापस आ गए हैं, नहीं वो वापस आ गए हैं, इलेक्शन लड़ने के बाद वापस आ गए हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उनको बिल्कुल खुले दिल से उनका वेलकम किया। मैं मानता हूँ, उसमें क्या शक है। तो क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने ही बयानिए का उन्होंने खिलाफ वर्जी नहीं की? क्योंकि फिर क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस मानती है कि जिन लोगों ने इलेक्शन लड़े उन्हीं का फैसला सही था? नहीं, उनका ये फैसला सही नहीं था, क्योंकि वो पार्टी के उसूलों के तहत, पार्टी के हिदायत के मुताबिक उन्होंने इलेक्शन तो नहीं लड़ा। उन्होंने जो इलेक्शन लड़ा वो उसमें पार्टी से कोई लेना देना नहीं था। बिल्कुल लोन साहब, जो आप कह रहे हैं ऐसा लग रहा है कि ये हकीकत से थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि जो लोग आपकी पार्टी के मंशूर को टोर नहीं कर रहे थे उन्होंने अलग से इलेक्शन लड़ा और उसके बाद जब वो जीत के आए तो फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उनका खुले दिल से वेलकम किया। इस सारी सूरत हाल को लोग देख रहे हैं। फिलहाल लोन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ। नेशनल कॉन्फ्रेंस किसी को भी वेलकम करे, जो भी पार्टी से जीत कर आ गया या हार के आ गया, जब पार्टी में आ गए तो उनको वेलकम किया जाएगा। पार्टी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो उन्होंने गलती की थी उस वक्त निकलते वक्त, इलेक्शन लड़ते वक्त। एक पार्टी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो गुनाह किया, लेकिन आपने वो गुनाह समेत आपको उन्हें कबूल किया। ये बात सही है कि उन्होंने गलती की है, उन्होंने उस टाइम जो पार्टी का मौक़िफ़ नहीं मान लिया। तो क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस उनके वापसी आने पर उन्हें ये कंडीशन नहीं रख सकते कि अगर आप पार्टी में दोबारा शामिल होना चाहते हैं तो पहले आप बहसती कॉर्पोरेटर इस्तीफा दीजिए? देखिए, वो कैसे हो सकता था? अब किसी को इस्तीफा देना, फिर वापस जाना, फिर नए सिरे से इलेक्शन लड़ना, ये बात नहीं है। ये होता रहता है। अब वो आ गए हैं, अब शामिल हो गए हैं तो शामिल हो गए, अब वापस निकल आए हैं तो निकल आ गए। चलिए लोन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। चूँकि लोग बेहतरीन जज है, वो देख सकते हैं, सुन भी रहे हैं और पूरे हक़ाइक़ को देख रहे हैं, और हमारी भी यही कोशिश है कि इन हक़ाइक़ को आवाम के सामने रखें। फ़िलहाल लोन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट में बात करने के लिए। चलिए नाज़रीन, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 4 अपने कॉर्पोरेटर्स के खिलाफ कार्रवाई की है, लेकिन मज़ीद 4 के खिलाफ उन्होंने शायद एमनेस्टी ही दी उन्हें। तो इस पर अब सवालात जो है वो उठने लगे हैं और लोग अलग अलग चीज़ों से इसको जोड़ने लगे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड है और भारतीय जनता पार्टी चाहती है अभी नए मेयर को खड़ा करना, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस भी उसी खेमे में चली आई है। लेकिन ये तो बाद का डिबेट है, लेकिन अभी डिबेट ये भी है कि आखिर अब नया मेयर कौन बनेगा। ये जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ है सनम एजाज। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि अगला मेयर शहरी श्रीनगर का कौन होगा। सनम, आपका खैर मकदम है। क्या लग रहा है, कल से ही हम देख रहे हैं कि जब से जो श्रीनगर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर नई हलचल चली है, अब ताजपोशी का हकदार कौन है और कौन नाम जो है अभी सामने आपको नज़र आ रहा है?
देखिए हिलाल, अगर अगले मेयर की बात करें तो इसकी पेशेंगोई की जा नहीं सकती है, क्योंकि कभी कोई पेशेंगोई जो है वो जर्नलिस्ट लोग नहीं कर पाते। लेकिन एक चीज़ जो है, सामने जो फेसेस हैं उनको देख के अगर बात की जाए तो फिलहाल फेस तो शेख इमरान ही है, और शेख इमरान क्या मेयर का पोस्ट हासिल कर पाएंगे, इस पर भी बहुत बड़े सवाल लगे हुए हैं। कल शेख इमरान के लिए अच्छा दिन था। कल उसके हवाले से जो उसने नो कॉन्फिडेंस मोशन जो था वो पास करवाया, उसमें वो कॉर्पोरेटर्स को अपने साथ लेने में, यानी 40 के करीब जो कॉर्पोरेटर्स को अपने साथ लेने में कामयाब हुए। लेकिन उसके बाद अब उसका असल इम्तिहान शुरू हुआ है, क्योंकि कल के दिन में जो कॉर्पोरेटर्स हैं, कश्मीर के जो कॉर्पोरेटर्स हैं, इनमें से बड़ी तादाद जो है ये इंडिपेंडेंट है। इन पे किसी पार्टी का उतना ज़्यादा असर नहीं है, विप इन पे नहीं ज़्यादा जारी हो सकती है। तो अगले मेयर के लिए इन कॉर्पोरेटर्स को, इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेटर्स जो हैं, जो छोटे छोटे ग्रुपों में बटे हुए हैं, इनको एक जगह इकट्ठा करना इमरान के लिए बहुत ही कठिन मामला होगा, बहुत मुश्किल होगा। और कल देख लिया इन कॉर्पोरेटर्स ने, इन्होंने अपना टैग वैल्यू जिसे हम कहते हैं वो भी जांच लिया, परख लिया। इन्होंने अपनी ताकत कह सकते हैं हम उससे, वो देख ली कि ये ताकत से किसी के तख्त का भी तख्ता कर सकते हैं। तो ये तख्त का तख्ता करने की जो लत पड़ जाती है, जो चस्का लग जाता है, ये आने वाले श्रीनगर में कॉर्पोरेशन के मेयर के लिए काफ़ी मुश्किल भी हो सकता है। जैसा कि आप सनम कहते हैं कि कल इन्हें अपनी ताकत का पूरा मालूम चला है कि किस कॉर्पोरेटर में कितना ताकत है। एक एक कॉर्पोरेटर काफ़ी कीमती है इस वक्त, नया मेयर जब मुंतखब होगा उस हवाले से। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि इसमें वैल्यूएशन भी अब बढ़ने लगी हैं, क्योंकि अब बातें अलग अलग तरह से आने लगी हैं? देखिए, बातें बहुत तरह से आ रही हैं। परसों भी हॉर्स ट्रेडिंग की बातें आ रही थी, और कुछ जगहों पे लोगों का इल्ज़ाम है कि खुलेआम उन्हें पता चला कि ऐसा हो रहा है, हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, और आने वाले मेयर के लिए भी हॉर्स ट्रेडिंग होगी। और इसमें कल की हमें एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी, कल जहां जुनैद जो है उसके पास 30 थे, इमरान के पास 40 जो थे, जुनैद के पास 30 का जमा होना बड़ी बात है। कल यूं लग रहा था कि शायद जुनैद के पास कोई नहीं होगा, 2-4 लोग ही होंगे, लेकिन 30 कॉर्पोरेटर्स को एक साथ जमा करना जुनैद काफ़ी अब इस सारे मामले में, इस खेल में बड़ा वैल्यू भी रखता है। और साफ जाहिर है अगर 30 में अभी 6 और की ही ज़रूरत है, और 6 के हवाले से हॉर्स ट्रेडिंग कहें, क्या कुछ कहें, अगर वो सब कुछ होती है तो साफ जाहिर है आने वाले वक्त में किसी के तख्त का भी तख्ता हो सकता है। दावेदार तो 2 हैं फिलहाल सामने नजर आ रहे हैं, एक तो इमरान है, साफ जाहिर है वो दावेदार है, लेकिन दूसरा जुनैद भी दावेदार बन सकता है। अभी फिलहाल उसके हवाले से ऐसी कोई बात नहीं आ रही है। उसने कल तो अपना प्रोफाइल से अपना नाम भी हटा दिया है, फॉर्मर मेयर लिख दिया है, लेकिन साहब इस वक्त वो भी पीछे नहीं रहेंगे। और राइवलरी इमरान शेख वर्सेस जुनैद मत्तू के दरमियान, तो दोनों इस राइवलरी के होते हुए एक दूसरे के पार काटेंगे भी। और बिल्कुल सनम, कहीं तीसरा तो कोई नहीं है क्या? ये मुकाबला अभी जुनैद और शेख इमरान के दरमियान ही आप समझते हैं, या कोई तीसरा भी इसका कोई फ्रंट बन सकता है? देखिए, ज़राया कुछ भी कहते हैं, लेकिन ज़राया में एक कहानी ये भी है कि बीजेपी अपना फेस लाना चाहती है, लेकिन बीजेपी का कौन फेस होगा ये नज़र नहीं आ रहा है। और ख़ास तौर पे बीजेपी के पास ताकत इस वक्त जो कॉर्पोरेटर्स की वो नहीं है, लेकिन एक बड़ी ताकत है, माया की ताकत है बीजेपी के पास। उस ताकत का वो किस तरह से इस्तेमाल करती है। लेकिन बीजेपी के लिए सबसे बड़ा मुकाबला होगा कांग्रेस का और नेशनल कॉन्फ्रेंस का। ये 2 जमातें हैं जो किसी हद तक, या कहें तो बड़ी हद तक, बीजेपी को इससे दूर रख सकती हैं। डायरेक्टली बीजेपी का नाम इसमें नहीं आ सकता है, लेकिन इनडायरेक्टली बीजेपी अपने फेस को ला सकती है। लेकिन साफ जाहिर है माजी में हमने देखा तो जुनैद भी कभी बीजेपी का फेस था, शेख इमरान भी हमने कल देखा बीजेपी उसके साथ थी, तो बीजेपी शेख इमरान भी उनका फेस हो सकता है, लेकिन डायरेक्ट फेस बीजेपी का इसमें नजर नहीं आ रहा है। ताहम इमरान वर्सेस जुनैद में अगर देखा जाए तो पलड़ा किसी का भी बारी नहीं है, और दोनों के लिए सारे मामलों को, सारे कॉर्पोरेटर्स को इकट्ठा रखना भी बहुत कठिन मामला है, मुश्किल मामला है। जी बिल्कुल सनम, आखिर पर मुख्तसरन आपसे जानना चाहूँगा, कल हमने देखा कि किस तरह से श्रीनगर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है उसे पेश किया गया और फिर मंजूर भी हुई है, लेकिन कब तक अब नया मेयर बनना मुतवक्का है? क्या इस हवाले से कोई डेडलाइन बनी हुई है? देखिए, डेडलाइन ऑलरेडी है। श्रीनगर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का जो दस्तूर है, जो उसका कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके मुताबिक विद इन मंथ ये नया जो मेयर है वो सिलेक्ट करना होता है, उसको चुनना होता है, और उसके लिए बाज़ाब्ता तौर पे तैयारियां भी हो रही हैं। कल भी मीटिंग्स होनी थी, लेकिन मीटिंग्स जो कॉर्पोरेटर्स की, जो अपने लोग अपना वो नुमाइंदा चुनते हैं, उनकी मीटिंग्स होनी थी, लेकिन कल नहीं हो सकी है। शायद 2-3 दिनों में उनकी मीटिंग्स मुकम्मल हो जाएंगी। उसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर वो SMC के जो अहदेदार हैं वहाँ पर अपना दावा पेश करेंगे, और उस दौरान लगता है कि 15 दिन तक ज़्यादा से ज़्यादा श्रीनगर में नया मेयर हो सकता है। चलिए सनम, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी फराहम करने के लिए। तो कुल मिलाकर यही बात निकल कर सामने आ गई है कि अगरचे एक ग्रुप
जुनैद अजीम मत्तू को ओहदे से नीचे उतारने में कामयाब तो हुए हैं, लेकिन नया मनसब संभालने के लिए कौन सा चेहरा होगा, उनके लिए भी अब कंपटीशन जो है वो बढ़ने लगा है। क्योंकि जहां ये लड़ाई या जंग जो अगर हम मनसब का कहेंगे, अगर ये शेख इमरान और जुनैद अजीम मत्तू के दरमियानी तस्वुर किया जाता है, वहीं पर इसमें कोई तीसरा खिलाड़ी सामने ना जाए, इस पर भी जो है सबकी नज़र बनी हुई है। चलिए नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, और स्पेशल रिपोर्ट में हमने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात की है, लेकिन एक अहम मौजू पर बात करेंगे, वो है रामबाग लाल चौक फ्लाईओवर। ये वही फ्लाईओवर है जिस पर साबिका गवर्नर सत्यपाल मलिक ने इसका इनॉग्रेशन किया था, और उसके साथ साथ डिप्टी कमिश्नर कंसर्न भी वहाँ पर मौजूद थे, और उस वक्त इन दोनों की काफ़ी लोगों ने तारीफ़ें भी की थी कि आखिर बड़ी मुद्दत के बाद ये फ्लाईओवर यहाँ पर तामीर हुआ है और इससे लोगों को काफ़ी फ़ायदा पहुँचा है। लेकिन आज इसी फ्लाईओवर पर उन लोगों ने एहतजाजी मुजाहरा किया है जिनके कंधे उस वक्त दरकार आए थे, जिन्होंने अपना पैसा इसमें डाला हुआ था, जिन्होंने मैन पावर सप्लाई किया हुआ था, और वो कहते हैं कि इस पर तो खूब वाहवाही बटोरी गई है सरकार की जानब से, एडमिनिस्ट्रेशन की जानब से, लेकिन अभी भी उनकी बिलें वाजिबुल अदा है, क्योंकि ये मज़दूरों का पैसा है जिन मज़दूरों ने इस फ्लाईओवर पर काम किया है, और जो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उन्होंने इसका पैसा नहीं दिया है। आज इन लोगों ने यहाँ पर एहतजाज किया, और एहतजाज करते हुए उन्होंने कहा कि ये उन्हीं के कंधे थे, ये उन्हीं के हाथ हैं जिनकी बदौलत यह फ्लाईओवर बना है। कोई शक नहीं कि इसमें टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल हुआ है, लेकिन मैन पावर जो सप्लाई करने वाले कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनका मानना है कि 3,500 करोड़ के आसपास उनकी जो बिलें हैं वो वाजिबुल अदा हैं, और इन रकूमात को अभी तक भी वागुजार नहीं किया गया है। उनका मानना है कि कंसर्न डिप्टी कमिश्नर के कहने पर ही उन्होंने उस वक्त काम शुरू किया था, क्योंकि वो उस वक्त बाइकआउट किया था उन्होंने फर्दर काम करने के लिए, लेकिन जब डिप्टी कमिश्नर ने उनसे कहा है कि उनका पैसा वागुजार किया जाएगा और उसमें इंटरवीन करेंगे, क्योंकि वो एक अथॉरिटी रखते हैं कि उनका पैसा वागुजार किया जाएगा, लेकिन अभी तक भी उनकी बिलें वागुजार नहीं हुई है। इन मजदूरों ने और इन ठेकेदारों ने आज श्रीनगर के इसी फ्लाईओवर पर आते हुए क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। जी, हम यहाँ पिछले 6 साल से मैं काम कर रहा हूँ यहाँ। मैं सब कॉन्ट्रैक्टर बगैर मैं यहाँ सुपरवाइज़र भी हूँ। मेरे लिए जो काम था वो रोड मार्शल और सिक्योरिटी का था। हमसे 12 घंटे का काम लिया जा रहा था, सुबह 8 बजे से शाम के 8 बजे तक। पिछले साल मार्च में उन्होंने हमें पेमेंट की 2019 में। उसके बाद उन्होंने कहा कि काम कंप्लीट होगा एंडिंग जून जुलाई तक, हम आपको फुल एंड फाइनल पेमेंट कर देंगे। तब से इन्होंने लेल से काम लेते हुए हमें आज तक पेमेंट इन्होंने नहीं की। बार बार हम डिवकाम साहब के पास गए, CO साहब के जो इराक हैं उनके पास गए, उन्होंने एश्योरेंस हमें दिलाई कि भाई आपका पेमेंट हम दे देंगे। तकरीबन कितने लोग हैं आप, कितने मतलब एसोसिएशन में कितने ऐसे सब कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जिनकी पेमेंट अभी, और क्या कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स की पेमेंट वागुजार हुई है? जी, तकरीबन 30 कॉन्ट्रैक्टर हैं यहाँ, तो कुछ की पेमेंट हुई है, तो बाकी सब ऐसे पड़े हुए हैं क्योंकि उन्होंने बैंक से लोन लिया है, कर्जा बैंक से लिया है। बैंक से कर्जा लेकर उन्होंने ये जो हम लेबर रखे हुए थे उनको पेमेंट की थी। तो लेकिन अब इनके लिए भी परेशानी खड़ी हो गई कि बैंक अब इनको ये काफ़ी तंग कर रहा है, बैंक अथॉरिटीज़, कि आप अपने जो आपने लोन लिया है वो लिक्विडेट करिए, इस पर इंटरेस्ट स्पेसिफिक डेट या कोई टाइम दिया था आपको कि आपकी पेमेंट भी रिलीज हो? हाँ जी, इरफान साहब, पहले इन्होंने हमें कहा कि हम आपकी पेमेंट कर देंगे। फिर फाइनली उनसे बात जब होती थी फ़ोन पे, तो उन्होंने हमें कहा भाई आप दिल्ली आ जाओ। तो उनसे बात, जो फाइनेंशियल हेड है कश्मीर हेड के यहाँ सिंप्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर का, वो मिस्टर HS पूनिया थे। उन्होंने हमें कहा कि भाई आप दिल्ली आ जाइए। 24 जनवरी को उन्होंने मुझे दिल्ली बुलाया, 2020 24 जनवरी को। तो मैं जनाब दिल्ली चला गया यहाँ से। मैं तकरीबन 15 दिन वहाँ रहा। वो कह रहा भाई आप दे दो, आपका कितना पेमेंट है वो है, आपका फुल एंड फाइनल कर देंगे, आपको पूरी पेमेंट कर देंगे, आप चले जाइए। 15 दिन के बाद मुझे वहाँ ऑफिस वाले कह रहे हैं, पूनिया साहब भाई हमने आपका मेल भेज दिया वहाँ, आप श्रीनगर ऑफिस में जाइए, वहाँ से पेमेंट लीजिए। तो मैंने उनको कहा कि आपने अगर मुझे यहाँ बुलाया तो किस लिए बुलाया? फिर अगर आपको मेल ही करनी थी तो आप वहीं मेल करते, मुझे क्यों वहाँ बुलाया? मैं सब कॉन्ट्रैक्टर हूँ, मैं बिगनिंग से यहाँ पे काम कर रहा था। तो फाइनली हमने जब ये कंप्लीट होने वाला था, 2019 की बात है, ये जून की बात है। जून से पहले हमारे पास स्लैब था, जहांगीर चौक रैंप है,
वो इनकम्प्लीट था। फिर यहाँ पे डीसी साहब आया, शाहिद इकबाल चौधरी साहब, और सीईओ ईरा था और डायरेक्टर ईरा भी था। उन्होंने हमसे वादा किया आप मैन पावर बढ़ाओ, हम आपका पेमेंट फुल एंड फाइनल कर देंगे जो ही ये कंप्लीट होगा। हमने तो मैन पावर भी बढ़ाया, बैंक से कर्जा भी ले लिया, सब कुछ कर दिया। जहाँ हमारे 100 आदमी थे हमने 200 आदमी लगा दिए। हमने अल्हम्दुलिल्लाह ये कंप्लीट भी हो गया। उसके बाद क्या हो गया, उन्होंने बोला जिस दिन ये कंप्लीट हो गया 2 दिन के बाद आपको पेमेंट मिलेगा। कंप्लीट हो गया, फिर यहाँ से कोई हमें आया ही नहीं सामने। फिर हमने कंसर्न डिपार्टमेंट इरा से भी बात की तो वो हमें रेस्पॉन्ड नहीं दे रहे थे। फिर क्या बात हुआ, फिर यहाँ पे हमने डीसी साहब से, अपने एडमिनिस्ट्रेशन से, हमारे पास फाइल बनी हुई है डीसी साहब के पास। इवन हम गए भी, शर्मा साहब है वहाँ एडवाइजर, उसके पास भी गए, उन्होंने कोई गौर नहीं किया है। कल दिन भी हम ड्यूकम साहब के पास बैठे थे, कल शाम को फिर वहाँ से कुछ फायदा नहीं है। फिर हम गए इरा के ऑफिस डायरेक्टर फाइनेंस के पास, डायरेक्टर फाइनेंस ने बोला हम कुछ भी नहीं कर सकते। अब हमारे पास कोई कांटेक्ट नहीं है उनके साथ करने, जब भी हम फ़ोन करते हैं वो निगलेक्ट करते हैं। अब मसला ये है कि अगर हम दूसरे नंबर से उनको फ़ोन करते, यहाँ पे हेड था नॉर्थ हेड का पुनिया साहब, उसको आप दूसरे नंबर से फ़ोन करते, वो बोलता है लॉकडाउन है। अब चलो हमने भी माना लॉकडाउन है, लॉकडाउन भी ख़त्म हो गया, सब कुछ हो गया। अब बोलता है यहाँ पूरा बंद है। अगर बंद है, मेल हमें आता है, आधो ठेकेदार, 4-5 ठेकेदार हैं, उनको तकरीबन 60-70 लाख रुपए उन्होंने लिया है। कल की डेट की बात है, 3 दिन पहले बात है, उनको मेल नया आया है, उनको फुल एंड फाइनल पेमेंट कर दो आप। कल हम जब उनके पास गए, भाई ये क्या, अगर वो आप बोल रहे हैं बंद है यहाँ पे, तो मसला हल नहीं हो रहा। अब हमारी एक ही रिक्वेस्ट है, क्योंकि हम भीख मांगने पे आ गए, हमारे बच्चे कुछ, एक तो 1 साल से दफ़ा 370 भी उड़ गया, उसके बाद अब वायरस आ गया। अब हमें आता है लोग घर में, अब उनको बोलते हैं कल परसों, अब कितना 1 साल 1.5 साल हो गए, हमने पेमेंट का मुंह भी नहीं देखा। अब हमारा मुतालबा यही चीज़ है कि हमारी बात एडमिनिस्ट्रेशन प्लस इरा प्लस सिंपलेक्स, कोई आदमी यहाँ पे आमने सामने है उसके साथ हम बात करेंगे, ये हमारा मुतालबा है। तो नाज़रीन, ये था आज का स्पेशल रिपोर्ट, और उम्मीद करते हैं कि आज का स्पेशल रिपोर्ट आपने ज़रूर पसंद किया होगा, और हमें ये भी उम्मीद है कि आप हमें अपनी आरा से, अपनी तजावीज़ से ज़रूर नवाजेंगे, ताकि इस प्रोग्राम को हम मज़ीद बेहतर बनाएंगे। फ़िलहाल के लिए बस इतना ही। अपने मेज़बान मीर हिलाल हांजरी को दीजिए पूरी टीम के साथ इजाज़त, इस वादे के साथ कि अगर ज़िंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।